बच्चों, आज फिर से लेकर के हम आए हुए हैं आपके बीच में। कल पिछले क्लास में हम आप लोगों को यह बताए थे कि शिक्षा मनोविज्ञान कैसे एक दूसरे के पूरक होते हैं, कैसे एक दूसरे से संबंधित है। इस चीज को लेकर के आए थे और क्लास के लास्ट अंत होते होते जो है थॉर्नडाइक को प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, यहीं तक बता करके आप लोगों को हम क्लास बंद कर दिए थे। तो यहाँ से आज फिर से हम लेकर के चल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कि यह विकास क्रम कैसे, शिक्षा मनोविज्ञान का क्रम कैसे आगे बढ़ा हुआ है। तो यहाँ आप एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए कि थॉर्नडाइक को प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के कार्य किए हुए थे। उन्होंने अपनी अपने तरीके से जो कार्यों को कर करके प्रयोग करके, शोध करके, रिसर्च करके बतलाया था। उसी में एक मनोवैज्ञानिक जो है, मनोवैज्ञानिक या शिक्षा शास्त्री जो भी मान लीजिए, कौन है? जॉन डीवी महोदय है। कौन है? जॉन डीवी महोदय। ऐसे दार्शनिक भी हैं। क्या? ऐसे दार्शनिक भी हैं। यही हम लिख करके बता रहे हैं। एक कौन से? प्रयोगवादी दार्शनिक है। कौन से हैं? प्रयोगवाद के हैं। किसके हैं? ये प्रयोगवाद के जो है दर्शन को मानते हैं। लेकिन हमने बताया था कि जितने भी दार्शनिक हैं सब शिक्षा शास्त्री है, और जो शिक्षा शास्त्री है वे सभी जो है मनोवैज्ञानिक भी हैं। ऐसा नहीं केवल एक क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया, सभी क्षेत्रों में इन लोगों ने कार्य किया। तो अमेरिकन शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो है अनेक मनोवैज्ञानिक चिंतन किए, और चिंतन करके मनोवैज्ञानिक प्रत्ययों का जो है क्या किए? प्रत्यय और निष्कर्षों पर प्रभाव डाला। कि मनोवैज्ञानिक चिंतन किए, फिर उसका प्रत्यय और उसका निष्कर्ष क्या निकला, उस चीज को बतलाने का प्रयास किए हैं। और वहीं अमेरिका की एक सोसाइटी मान लीजिए, तो वह क्या है कि नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन ने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या मनोवैज्ञानिक योगदान होते हैं, उस चीज को इसने दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। किस किस लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित किया हुआ है उन लोगों के शब्दों में। तो सबसे पहले बात हमने इसमें बताया था क्या कि काल्सनिक महोदय, क्या काल्सनिक महोदय, जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ जो है 500 बीसी से माना, बीसी के पूर्व माना था। उस चीज को उन्हीं की परिभाषा पहले लेते हैं। परिभाषा के रूप में अगर हम लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, तो आप सबसे पहले काल्सनिक की परिभाषा ले लेते हैं। क्या काल्सनिक की क्या परिभाषा है? काल्सनिक महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों, क्या मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षण के क्षेत्र में प्रयोग ही, क्या मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षण के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान काल्सनिक महोदय ने क्या कहा कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षण के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? शिक्षण के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में बेटा? शिक्षण के क्षेत्र में अनुप्रयोग या प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं, सबका, प्रत्येक बालक होते हैं, प्रत्येक जो मनुष्य होते हैं, सबका जीवन जीने का अपना एक सिद्धांत होता है, अपनी एक कला होती है, अपनी एक व्यवसाय होती है कि नहीं? सबकी होती है। तो उस व्यवसाय के थ्रू लोग अपने जीवन को जीते हैं। तो वही चीज यहाँ भी काल्सनिक महोदय कर रहे हैं कि मनोविज्ञान के सिद्धांत व परिणामों का शिक्षण के क्षेत्र में, ठीक, अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। जैसे हम अपना जीवन जीते हैं, सबका लाइफ स्टाइल अलग है, वैसे ही शिक्षण के क्षेत्र में जो अनुप्रयोग होता है वही शिक्षा मनोविज्ञान होता है। या किसने कहा? काल्सनिक महोदय ने कहा। दूसरी परिभाषा हम देख लेते हैं। कहा जाता है क्रो एंड क्रो के अनुसार। किसके अनुसार? क्रो एंड क्रो के अनुसार। शॉर्टहैंड में अगर न समझ में आए तो कभी कभी आप बोल सकते हैं कौआ और कौआ के अनुसार। ये भी चलता है मनोवैज्ञानिकों में। सबसे पहले आप जब भी बीएड बीटीसी टेट करने जाएंगे, जो भी अध्यापक वहां आएगा, आपको हंसाने के लिए एक बार इतना जरूर बोल देगा, कौआ और कौआ के अनुसार। कौआ की परिभाषा आप लोग जानते हैं कि नहीं? इतनी सारी चीजें चलती है। हालांकि एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या कहा
क्रो और क्रो के अनुसार इन्होंने कहा शिक्षा मनोविज्ञान क्या, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति का जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक, क्या शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति का जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अनुभव तथा अनुभवों का जो वर्णन करता है, किसका, व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक उनके अनुभवों का जो वर्णन करता वही शिक्षा मनोविज्ञान है। देखिए यहां हम लिखते हैं क्या है, मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन ही शिक्षा मनोविज्ञान। बातें समझ में आई? कहा जाता है शिक्षा क्या है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है या किसी न किसी रूप में मिलती है। तो वही चीज मनोविज्ञान हमें कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के या व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जितना भी अनुभव वह प्राप्त करता है, जितना भी अनुभव वह लेता है, उसका वर्णन करना, उसी चीज को बतलाना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। सबसे शुद्ध परिभाषा, सबसे सही परिभाषा और महत्वपूर्ण परिभाषा, बार बार एग्जाम में पूछी जाने वाली परिभाषा है। या अगर एक बार नहीं पूछा गया, दूसरी बार टेट एग्जाम में तो हमें लग रहा है 4-5 बार पूछा गया है, इससे कम नहीं। सी टेट में हालांकि डायरेक्ट परिभाषाओं को बहुत कम देते हैं, लेकिन टेट एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। परिभाषा को ही दे देंगे एक लाइन में और उसको मनोवैज्ञानिकों को आपको देना होगा। तो इम्पॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरी परिभाषा स्पेस, एक दूसरी परिभाषा ट्रो महोदय के अनुसार आप लोगों को देते हैं। किसके अनुसार? ट्रो के अनुसार। क्या है? ट्रो महोदय का क्या मानना है कि शैक्षिक परिस्थितियों में, किस परिस्थितियों में? शैक्षिक परिस्थितियों में शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ये क्या कर रहे हैं ट्रो महोदय, क्या कर रहे हैं बच्चों? ट्रो महोदय कह रहे हैं कि शैक्षिक परिस्थितियों में जितना जीवन, अपने पूरे संपूर्ण जीवन काल में आप जितना कुछ भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जितना आपका जीवन काल शिक्षा के क्षेत्र में लगता है, मान लीजिए शैक्षिक परिस्थितियों में 5 से कितने वर्ष तक हम अध्ययन करते हैं? 5 से 25 वर्ष तक मैक्सिमम। कॉलेज का जो टाइम पीरियड होता है 22 साल से 25 साल के बीच में होता है। इसमें संपूर्ण डिग्री जो हासिल करनी होती है आप एक प्रकार से हासिल कर लेते हैं, या मेरा अपना स्वयं का अनुभव है। इसके बाद लोग तैयारी करते हैं, क्या करते हैं? तैयारी करते हैं किसी कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ये चीजें होती हैं। तो यह क्या कह रहा है? शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। कैसी परिस्थितियों में? शैक्षिक परिस्थितियों में। जिस परिस्थिति में आप कुछ पठन पाठन कार्य करते हैं, जब आपका एडमिशन होता है पहली क्लास में, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन करते हैं या कोई और अन्य कोर्स करते हैं, तो वहां की परिस्थितियों का यह क्या करता है? अध्ययन, वैज्ञानिक पक्ष का जो है उस परिस्थिति में वैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। और वैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान करता ही करता है। उससे ही आपको बतला सकता है आपकी रुचियां क्या है, आपके संवेग क्या है, आपकी मनोदशा क्या है, आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। ये सारी चीजें, संपूर्ण चीजों को मिला करके जो है क्या होती है, हमें शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक, आगे ले चलते हैं। कुछ इन परिभाषाओं के अतिरिक्त भी कुछ बातें कही गई हैं, बस ऐसे ही वर्बली आप लोगों को बता दे रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें लिखने की नहीं होती है, थ्योरी अधिक होती है। जो पॉइंट वाइज आप लोगों को होता है वो हम आपको बताते चलते हैं। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर भी इसमें क्या होता है कि
शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में जो है क्या कहा जाता है कि एक व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान भी शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन करता है और व्यवहार का अध्ययन करने के ही कारण इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। क्या? इसकी कुछ विशेषताएं भी है। किसकी? शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं भी होती है। किसी कोचिंग में किसी अध्यापक के द्वारा हम शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता के बारे में आज तक YouTube पर हम भी बहुत सर्च करके देखे हैं, लेकिन हमको मिला उला नहीं है। इतना सारा कुछ बताने का प्रयास कोई करता नहीं है। बिल्कुल शॉर्ट में लेकर के चले जाते हैं और 10-20 पेज में आपको बुक कर देते हैं। कहते हैं इसी में से 30 के 30 क्वेश्चन आपका यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में आएगा, लेकिन ऐसा हम मानते उनते नहीं है। जब बाहर से पूछ देता है तो बाद में गोल रोल बतलाना शुरू कर देते हैं कि हमने ये क्लास लिया था, वो क्लास लिया था। तो उनका डबिंग क्लास भी होता है। डबिंग क्लास में वो थोड़ा बहुत आपको ले आकर के दिखा देंगे, फला क्लास में हमने ये पढ़ाया हुआ था। तो ऐसा सबका अपना लोगों का विचार है, लेकिन मेरे विचार से क्या है कि अगर इस क्लास से आप नेट का एग्जाम देंगे तब भी आपको प्रश्न फंसेंगे, मिलना है। टेट की बात छोड़ दीजिए, सुपर टेट की बात छोड़ दीजिए। तो इसकी विशेषताएं क्या है? नंबर 1 विशेषता क्या? शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य विशेषता क्या कहता है कि मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र जो होता है वह मानव व्यवहार होता है। क्या कहता है कि मनोविज्ञान, आप लोग यहाँ शिक्षा जोड़ सकते हैं भाई, ऐसा नहीं केवल मनोविज्ञान ही। शिक्षा मनोविज्ञान भी कह सकते हैं, मनोविज्ञान भी कह सकते हैं। मनोविज्ञान का जो मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। क्या? मानव व्यवहार है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि हमेशा मानव या बालक के व्यवहार को ध्यान में रख करके ही कार्य करता है। मनोविज्ञान हो या शिक्षा मनोविज्ञान हो, जो हम बाल विकास के नाम से भी जानते हैं, क्या वह क्या करता है कि मानव व्यवहार को ही ध्यान में रख करके ही संपूर्ण कार्य करता है। आपके व्यवहार के अतिरिक्त या अन्य कोई कार्य करता नहीं। दूसरी क्या है? दूसरा देखता है कि शैक्षिक परिस्थिति में, कि किस परिस्थिति में? शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यवहार का अध्ययन करता है। अब मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, क्यों करता है? अब आपकी रुचियां क्या हैं, आपकी रुचि क्या है, आप क्या खाना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं, क्या खेलना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, उस अनुसार आपको शिक्षा देने का कार्य किया जाएगा। इसी चीज को यह बतलाने का प्रयास करता है। एक और है कि अब विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है। सीधे लिख देते हैं, विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग। ठीक। अब विभिन्न प्रकार की विधियां क्या? अवलोकन है, निरीक्षण है, प्रयोग है, इत्यादि। थैंक यू बच्चों, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद अगली क्लास में हम फिर आप लोगों के लिए इसी टॉपिक से संबंधित आगे के प्रश्नों को लेकर के आते हैं। तब तक के लिए आप लोग क्लास को बेझिझक देखते रहिए। जहां कुछ आपको गलती लगे वहां हमको कमेंट करिएगा, गलती ना लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।